Hello students, today we will in this video today we will discuss about the respiratory system. Introduction. Body tissue utilize oxygen and produce carbon dioxide as a result of metabolism, and main function of respiratory system is to extract oxygen from atmosphere to deliver it to the tissue and to take out carbon dioxide from the tissue and discharge it into the atmosphere. तो इस पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी चयापचय प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और रिस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना और हमारे शरीर में बनने वाले जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करना होता है. द एंटायर रिस्पिरेशन दस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन डिवीजन. पूरे रिस्पिरेशन को हम 3 डिवीजन में बांट सकते हैं, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं. पहला एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, द एटमॉस्फेयर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एज ए होल. सेकेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो कि हमारे लंग्स में भी होता है और टिश्यू में भी होता है. लंग्स में होने वाले जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है या एक्सचेंज ऑफ गैस जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं, और इन बिटवीन टिश्यू और कैपिलरी के बीच होने वाला गैस एक्सचेंज को हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं. इंटरनल रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल एंड द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड देयर फ्लूइड मीडियम. आइए अब बात करते हैं एयर पैसेज की. तो एयर पैसेज जो है एक तरह से कम्युनिकेट करने का काम करता है एटमॉस्फेयर एयर को और हमारे लंग्स टिश्यू के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन का काम करता है. इसके अंतर्गत जो है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और उसकी शाखाएं और फाइनली यह जो है एल्वोलाई तक ये जो है एयर पैसेज हमारा पाया जाता है. पहला पार्ट देखते हैं, नोज एंड नेजल कैविटी. The tip of the nose is the most anterior part and the base of the nose lies between the two eye socket. चेहरे में पाया जाने वाला नोज हमारे चेहरे का सबसे अग्र भाग होता है, जिसका टिप जो है वो कार्टिलेज से और जिसका बेस जो है पीछे का हिस्सा जो है बोनी पार्ट से बना हुआ होता है. ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है, यानी कि बहुत इसमें नर्व एंडिंग भी पाई जाती है, साथ ही इसमें ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी पाई जाती है और जो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम के द्वारा लाइंड रहता है, यानी कि रोमक स्तंभाकार उपकला के द्वारा यह अस्तरित रहता है, जिसमें बहुत सारे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल पाए जाते हैं जो नेजल कैविटी और नोज को हमेशा नम बनाए रखते हैं. नेजल कैविटी इज डीप होलो कैविटी. नेजल कैविटी जो होती है वो गहरी खोखली गुहा होती है जो कि बोनी आई सॉकेट बिटवीन आई सॉकेट और हार्ट पैलेट के बीच खिंची हुई पाई जाती है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सिमेट्रिकल हालवेज बाय ए नेजल सेप्टम, और ये नेजल कैविटी एक नेजल सेप्टम के द्वारा 2 हालवेज में बटी रहती है. ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी की 2 ओपनिंग होती है, सामने की तरफ नॉस्ट्रिल या एंटीरियर नेरस के रूप में और पीछे की तरफ पोस्टीरियर नेरस के रूप में. आइए अब बात करते हैं फेरिंग्स की. फेरिंग्स जो है तकरीबन 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि हमारे नेजल और माउथ कैविटी के पीछे पाई जाती है. यह जो है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दोनों के लिए यह काम करती है, यानी कि इस फेरिंग्स से दोनों चीज़ें यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर और फूड दोनों ही यहाँ से गुजरता है. Air flow into the anterior placed larynx and food goes into the posterior position esophagus. फेरिंग्स में एयर आने के बाद वो सामने की तरफ ट्रेकिया में चला जाता है या लैरिंग्स में चला जाता है, जबकि भोजन जो हम करते हैं वो जो है लेने के बाद फेरिंग्स से फिर पीछे की तरफ इसोफेगस में चला जाता है. ड्यूरिंग swallowing the epiglottis cover the entrance of the larynx completely. जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तब लैरिंग्स के ऊपर पाया जाने वाला एक कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं वो पूरी तरह से लैरिंग्स को कवर कर लेती है, जिससे जो भोजन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाता है. एंड द रेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और समान रूप से जब हम सांस ले रहे होते हैं
तब ये एपिग्लोटिस जो है खड़ा हो जाता है, स्टैंड हो जाता है और इसोफेगस को क्लोज कर देता है, जिसके कारण हवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, इसोफेगस में नहीं जाती है। अपनी सुविधा अनुसार और अध्ययन के लिए हम फेरिंग्स को 3 भागों में बांट लेते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वह भाग जो नेजल कैविटी के साथ संबंधित होता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का वह भाग जो ओरल कैविटी से संबंधित होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और फेरिंग्स का वह भाग जो लैरिंग्स से संबंधित होता है उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के कुछ कार्य हैं, जैसे कि ये एयर और फूड दोनों के लिए पैसेजवे का काम करता है। यहाँ से गुजरने वाली हवा को यह गर्म और नम बनाए रखता है। तीसरा, फेरिंजोटिम्पेनिक ट्यूब जो है हियरिंग के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The pharyngeal and laryngeal tonsil produce antibody in response to antigen, और भोजन के साथ लिए गए कुछ खास तरह के बैक्टीरिया के साथ जब हम एंटीजन वगैरह ले लेते हैं, बैक्टीरिया भी खुद एक तरह का एंटीजन है, तो फेरिंग्स की दाएं और बाएं दीवार में पाए जाने वाले ये लिम्फोइड टिश्यू में बहुत सारे ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा जो है संक्रमण पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग लैरिंग्स की। लैरिंग्स का ये स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, इसको हम स्वर ग्रंथि या स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये हमारे नेक में पाया जाता है और इसोफेगस के सामने पाया जाता है। प्यूबर्टी के दौरान ये जो है फीमेल की तुलना में मेल्स में इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें एक प्रोमिनेंस पाया जाता है, यानी कि थायराइड कार्टिलेज की 2 प्लेट से जुड़ी हुई ये सामने की तरफ जो प्रोमिनेंस है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसको हम गले में आसानी से महसूस भी कर सकते हैं उसको छूकर। द लेरिंग्स कॉन्सिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस कनेक्टेड बाय लिगामेंट एंड स्केलेटल मसल्स। लेरिंग्स में बहुत सारे कार्टिलेजेस पाए जाते हैं जो लिगामेंट और स्केलेटल मसल्स की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। पहला, इट इज कनेक्टेड टू द हॉर्सशू शेप्ड हायोइड बोन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एक हायोइड बोन पाई जाती है जो गले की एकमात्र हड्डी होती है। यह जो है कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। हायोइड बोन इन इट्स टर्न इट कनेक्टेड बाय लिगामेंट एंड मसल्स टू द लोअर जॉ। अपने निचले जबड़े की सहायता से ये जो है मसल्स और लिगामेंट की सहायता से जुड़ी रहती है। साथ ही साथ लिगामेंट और मसल्स की सहायता से ये बेस ऑफ स्कल और स्टर्नम से भी जुड़ी रहती है। थायराइड कार्टिलेज, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट पीसेस। ये थायराइड कार्टिलेज आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। ये 2 अलग अलग फ्लैट पीसेस से बना हुआ रहता है जो कि सामने की तरफ फ्यूज रहता है और पीछे की तरफ फ्यूज नहीं रहता है। सामने की तरफ जब ये थायराइड कार्टिलेज फ्यूज होता है तब इसको हम, इस प्रोमिनेंस को, इस उभार को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं एपिग्लोटिस की। ये एक तरह की लिटिल छोटी इलास्टिक प्लेट होती है जो कार्टिलेज से बनी हुई रहती है। निगलने के दौरान ये जो है पूरी तरह से बेस ऑफ द टंग से प्रेस होकर ये पूरी की पूरी लैरिंग्स को कवर कर लेती है, जिसके कारण फूड जो है इस ट्रैक्ट में नहीं जा पाता है। उसके बाद है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज इट कॉन्सिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज से बना रहता है और थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की। द ट्रेकिया, जिसको हम, ये है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी एक विंड पाइप होती है जो कि ईसोफेगस के सामने पाई जाती है। ये लैरिंग्स से नीचे उतरकर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल तक जाने के बाद इंटर करती है मीडियास्टिनम में और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के पहुंचने तक, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल में पहुंचने तक ये डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकाई जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है और छोटा होता है लेफ्ट ब्रोंकस के तुलना में। द ट्रेकिया एंड मेन ब्रोंकस आर फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलरली प्लेस्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये ट्रेकिया और ब्रोंकस जो है इसमें सी आकार के हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं जो हमेशा इस ट्रेकिया और ब्रोंकस को ओपन रखने का काम करते हैं।
इस ट्रेकिया और ब्रोंकस की इनर लाइनिंग में, आंतरिक दीवार में सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। रोमक स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें बहुत सारे म्यूकस और गोबलेट सेल होती हैं जो कि एक खास तरह की श्लेष्मा को स्रावित करती हैं जो इस आंतरिक दीवार को हमेशा चिकना बनाए रखने का काम करती है। The right main bronchus divide into 3 large bronchi and left one to each large bronchus is responsible for one lobe of the lung. इसमें हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि दाई जो ब्रोंकस है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है जबकि बाई ब्रोंकस 2 भागों में डिवाइड होती है। अब ये ब्रांचेस जो हैं लंग्स के अलग अलग लोब में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट लंग में दो फिशर की सहायता से वो 3 लोब में बटा रहता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ओब्लिक फिशर की सहायता से दायां फेफड़ा जो है 3 खंडों में बटा रहता है। इन तीनों खंडों में ये ब्रांचेस जाती हैं जबकि बाएं फेफड़े में सिर्फ एक ही फिशर पाया जाता है, ऑब्लिक फिशर, जिसके कारण बायां फेफड़ा सिर्फ 2 खंडों में बटा होता है और इस लेफ्ट ब्रोंकस की जो 2 शाखाएं हैं वो अलग अलग इन दोनों लंग के लोब्स में जाती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द लार्जर ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू इंटर स्मॉलर ब्रांचेस, द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल। ये जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होती है और फर्दर डिवाइड होकर फिर ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करती है। ये ब्रोंक्यूल्स फिर अंततः जो है एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट फिर आखिरी में टिनी सैक में जाकर खुलती है जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से इस पूरे की पूरी ब्रांचिंग नेटवर्क को हम ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं अब लंग्स के बारे में। हमारे मानव शरीर में थोरेसिक कैविटी में 2 फेफड़े पाए जाते हैं जो कि मिड लाइन के, यानी कि शरीर को विभाजित करने वाली खड़ी रेखा की दोनों तरफ पाए जाते हैं। इस लंग्स का ऊपरी भाग जो होता है वो अपेक्स होता है और निचला भाग जो है बेस कहलाता है। अपेक्स जो है वो राउंडेड होता है और क्लेविकल हड्डी के पीछे की तरफ पाया जाता है और ये फर्स्ट रिब के ऊपर तक चला जाता है, जबकि इस फेफड़े का जो बेस होता है वो कॉनकेव होता है और सेमी ल्यूनर होता है, यानी कि अवतलता पाई जाती है और अर्धचंद्राकार होता है क्योंकि इसके नीचे पाया जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम डोम शेप का होता है और इस डोम शेप को ये दोनों फेफड़े क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके फेफड़े के मीडियल साइड में अगर हम देखें तो हमको एक ट्रायंगुलर एरिया दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसको हम हाइलम कहते हैं। यहाँ से कुछ ऑर्गन इंटर करते हैं और कुछ ऑर्गन इस फेफड़े से यहाँ से बाहर भी निकलते हैं। ओके, इंटर करने वाली जो चीज है वो है पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकस और लीव करने वाली जो चीज है यहाँ से वो है पल्मोनरी वेन्स। आइए बात करते हैं लंग्स के लोब की। जैसा कि मैंने बताया कि दायां फेफड़ा जो रहता है हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर की सहायता से 3 लोब में बटा रहता है जिसको हम सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब कहते हैं, जबकि बायां फेफड़ा सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर के कारण 2 खंडों में बटा रहता है या 2 लोब में बटा रहता है जिसको हम सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब कहते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं प्लूरा की। द लंग्स आर इन्वेलप्ड बाय प्लूरा व्हिच हैज 2 लेयर्स, पैराइटल एंड विसरल। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको प्लूरा कहते हैं और प्लूरा खुद में 2 परतों से मिलकर बनी रहती है। एक है विसरल प्लूरा जो कि खुद ये ऐसी लेयर होती है जो फेफड़े से चिपकी हुई रहती है, और जो पेराइटल प्लूरा होती है वो थोरेसिक कैविटी की इनर वॉल से चिपकी हुई रहती है। इन दोनों फेफड़ों के इस आवरण के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं, आइए देखते हैं आगे पिक्चर में। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो आपको 2 कवरिंग दिख रही है यही है प्लूरा की 2 कवरिंग। इनर जो है विसरल लेयर है और ये है पेराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर एक लगभग 2 ml का सीरस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि इन दोनों परतों को अलग नहीं होने देता। ये दोनों परतें एक दूसरे से स्लाइड तो कर जाती हैं, फिसल तो जाती हैं, लेकिन ये अलग नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम 2 कांच की स्लाइड को लेकर 2 कांच की गीली स्लाइड को लेकर हम अलग करना चाहें तो वो नहीं होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाती है। सो इट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।